Good morning, everyone. So, up till now, we have discussed about carbon cycle and water cycle in our biogeochemical cycles in the option of gaseous cycle. So, let's get started with a new topic, which is nitrogen cycle. Nitrogen cycle. अब जैसे कि मैं मालूम है कि नाइट्रोजन जो है सबसे एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, प्रोटीन का, प्लस ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जितने भी लिविंग टिश्यूज हैं उनका. So what it is, nitrogen is an essential constituent of protein and basic building block of all living tissues. And it's like about nearly 16% by weight of all protein. That means कि it constitutes nearly 16% by weight of all protein. और ये भी मालूम है कि नाइट्रोजन जो है सबसे abundantly found होने वाली गैस है और नाइट्रोजन का जो सप्लाई है वो इनएग्जॉस्टेबल है. बट जो नाइट्रोजन हमें एटमॉस्फेयर में मिलता है वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जा सकता है. इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो नाइट्रोजन को फिक्स्ड करना पड़ता है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करना पड़ता है, जिसमें हम उसे अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं. उसके बाद प्लांट्स इसको यूटिलाइज करते हैं. अब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, अगर हम बात करें तो वो 3 तरीके से होता है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, मैन मेड बेसिस जिसमें वो यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को, मेनली जो फर्टिलाइज़र्स वगैरह बनाए जाते हैं, एंड टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट जो ये होता है, ये बहुत लिमिटेड एक्सटेंट में ये थंडर और लाइटनिंग से भी होता है. अब जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, अगर हम अब बात करें, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो एक्सीड कर गया है जो उसका नेचुरल साइकिल है, और इसकी वजह से एसिड रेन, यूट्रोफिकेशन, हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स, ये सारी चीज़ें होना बहुत आम बात में आ जाता है. अब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि केपेबल होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनियम आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं. अब इसमें फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आ जाते हैं जो कि एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि एजोटोबैक्टर, और एनारोबिक बैक्टीरिया आ जाता है क्लोस्ट्रीडियम. ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं. एंड अलोंग विद दीज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया देयर इज सिम्बायोटिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी होता है. सिम्बायोटिक यानी म्यूचुअली दोनों को बेनिफिट हो रहा होगा. तो सिम्बायोटिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लिविंग इन एसोसिएशन विद लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ रहते हैं, और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया नॉन लेग्यूमिनस रूट नोड्यूल प्लांट्स में भी होते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, फिर ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया. अब जो अमोनियम आयंस हैं ये डायरेक्टली एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन कुछ प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं, और या तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स की फॉर्म में. 2 ग्रुप के बैक्टीरिया हैं जो इन्हें इस तरीके से करते हैं. अगर हम बात करें अमोनियम आयंस की, तो या तो ये डायरेक्टली कंज्यूम कर लिए जाते हैं प्लांट्स में, या ये ऑक्सीडाइज किए जाते हैं. जब ये ऑक्सीडाइज करे जाते हैं, तो जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स में, तो 2 ग्रुप्स हैं बैक्टीरिया के. एक हो जाता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, जो क्या प्रमोट करता है, ट्रांसफॉर्मेशन
ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट, ये नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये जो नाइट्राइट है ये फर्दर ट्रांसफॉर्म होता है नाइट्रेट में बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर इसे नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। अब ये जो नाइट्रेट सिंथेसाइज होता है बैक्टीरिया के थ्रू सॉइल में, ये प्लांट्स यूज़ करते हैं एंड देन कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स। फिर ये अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये अमीनो एसिड्स क्या हैं? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके प्रोटीन के। इसके बाद क्या होगा? दीज इन गो थ्रू हायर ट्रॉफिक लेवल्स पे जाएगा ये इकोसिस्टम में, एंड ड्यूरिंग एक्सक्रीशन, या तो एक्सक्रीशन के टाइम पे और या डेथ के टाइम पे ऑर्गेनिज्म के, नाइट्रोजन दोबारा एटमॉस्फेयर में वापस आ जाता है, सॉइल में वापस आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्म में ये दोबारा वापस आ जाता है। सो लेट्स रिवाइज व्हाट हैपेंड हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन फिक्सेशन करना पड़ता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली वो यूज़ नहीं हो सकता। उसको फिक्स करने के लिए आपके एक तो फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया आते हैं। फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में आपके एरोबिक बैक्टीरिया है और एनारोबिक बैक्टीरिया है। फिर लेग्यूमिनस प्लांट्स आ जाते हैं, लेग्यूमिनस रूट नोड्यूल्स आ जाते हैं। अमोनिया कभी कभी डायरेक्टली यूज़ हो जाता है, अब कभी कभी डायरेक्टली नहीं यूज़ हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज करने के लिए दो कैटेगरी होती है। नाइट्रोसोमोनास जो है इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं अमोनिया को नाइट्राइट में, फर्दर नाइट्रोबैक्टर ट्रांसफॉर्म करता है नाइट्रेट में, और इसे प्लांट्स यूज़ करते हैं किस में कन्वर्ट करने के लिए? अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड्स जो है बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का, एंड ड्यूरिंग एक्सक्रीशन और द डेथ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन कम्स बैक टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। देन सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सॉइल नाइट्रेट्स विच इज़ हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, कुछ ऐसे सॉइल नाइट्रेट्स हैं जो वाटर में आसानी से सॉल्यूबल हैं, वो लॉस्ट हो जाते हैं इस पूरे सिस्टम के थ्रू और वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं सरफेस वाटर से ग्राउंड वाटर में। अब सॉइल में और ओशंस में कुछ स्पेशल डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, इवन आपके सॉइल में भी एंड ओशन में भी कुछ स्पेशल डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जिसे हम बोलते हैं सूडोमोनास। ये क्या करते हैं? ये कन्वर्ट करते हैं या तो नाइट्रेट को या नाइट्राइट्स को एलिमेंटल नाइट्रोजन में, और फिर ये नाइट्रोजन जो है ये एटमॉस्फेयर में वापस आ जाती है और एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्या होता है कि अगर थंडरस्टॉर्म्स हो रहे हैं, यानी कि बादल गरज रहा है, आपकी लाइटनिंग हो रही है, तो थंडरस्टॉर्म्स के टाइम पे क्या होगा? थंडरस्टॉर्म्स के टाइम पे ये कन्वर्ट कर देते हैं जो गैसियस नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, इसको ये अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं एंड नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, जो दोबारा अर्थ सरफेस पे पहुंचता है वाया रेन, via precipitation, or you can say rain, and then it move back into the soil and utilized by plants. So कुछ limited amount में ये इस तरीके से भी utilize होता है। So if अगर हम इसका flow chart बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जिसमें आपके एरोबिक बैक्टीरिया आ जाते हैं जो एजोबैक्टर है, प्लस एनारोबिक बैक्टीरिया आ जाएंगे क्लोस्ट्रीडियम, प्लस सिम्बायोटिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आ जाएंगे जो मेनली इन एसोसिएशन विद लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ रहते हैं, प्लस नॉन लेग्यूमिनस प्लांट नोड्यूल्स आ जाएंगे जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, प्लस ब्लू ग्रीन एल्गी जो एनाबेना या स्पाइरालिना होते हैं। ये सब क्या करते हैं? ये कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर की है अमोनियम आयंस में। देन उसके बाद अमोनियम आयंस कुछ प्लांट्स डायरेक्टली ले लेते हैं, ये आयंस या तो डायरेक्टली कंज्यूम हो जाएगा, नहीं कंज्यूम होगा तो ये नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होगा। फिर नाइट्रोसोमोनास जो है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं अमोनिया को नाइट्राइट में, फर्दर ट्रांसफॉर्म होता है ये
आपका नाइट्रोबैक्टर के थ्रू नाइट्रेट में, थ्रू एक्सक्रीशन और डेथ के टाइम पे ये दोबारा वापस आ जाता है. सो बाय दिस वी हैव completed our nitrogen cycle, and with this our gaseous cycle is completed. Now the next point which we came across is sedimentary cycle. So the next part is our sedimentary cycle. So sedimentary cycles में like phosphorus, calcium, magnesium, ये sedimentary cycles के through environment में flow करते हैं. So जो elements involve होते हैं sedimentary cycles में does not cycle through the atmosphere but follows a basic pattern of flow through erosion के through sedimentation, mountain building या excreta from marine birds it happens. So let's study first our phosphorus cycle. So if we study about the phosphorus cycle, so phosphorus play a very important role in aquatic system and in water quality and in aquatic ecosystem में ये बहुत important role play करता है. So we know that carbon and nitrogen comes primarily from the atmosphere, but from where does the phosphorus come? So phosphorus आपको कहाँ से मिलेगा? Phosphorus is in the large amounts as mineral form. It is present in mineral form. And in mineral form where it is present in phosphate rocks. ये phosphate rocks में present होता है. And it enters in a cycle through erosion. जब ये rocks erode करेंगी या फिर mining activity हो रहा है, उस केस में ये जो है आपका environment में यानी cycle में enter करता है. अब this is the nutrient जो कि main cause है, ये जो न्यूट्रिएंट है ये मेन कॉज है आपका एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ रूटेड एंड फ्री फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक plants in lakes. So you have seen that there are excessive growth of rooted and free floating microscopic छोटे छोटे plants होते हैं जो float करते हैं water पे. It is because of this element only, this phosphorus. So up till now we have discussed about the phosphorus cycle, which is present in the form of minerals, and it gets into the cycle from the erosion or mining activities, and this is the main cause for the growth of excessive rooted plants or free floating microscopic plants. Now what is the storage? Storage कहाँ पे है phosphorus का? अर्थ की crust में है. In earth's crust it is stored, and in land also it is there in the form of phosphates. In oceans also it is in the continental shells. In continental shells हमें phosphorus मिल जाएगा. And because of weathering, अगर weathering के through rock erode हो रही है, and erosion, इसके through जो phosphorus है ये rivers में या streams में enter कर जाता है, और जब ये इसमें एंटर करता है और अल्टीमेटली ये ओशंस में चला जाता है. अब ओशंस में फॉस्फोरस एक्यूमुलेट होता रहता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, और वो भी किसकी फॉर्म में? इनसॉल्यूबल डिपॉजिट की फॉर्म में, जो कि सॉल्यूबल नहीं है. फिर कई मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्रिस्टल प्लेट जो है अगर राइज हो रही है, सी फ्लोर राइज हो रहा है, और वो रॉक जो है लैंड पे या सरफेस पे एक्सपोज ऑफ हो जा रही है, फिर से वेदरिंग होगा. वेदरिंग होने की वजह से क्या होगा? इरोजन होगा. इरोजन होने की वजह से क्या होगा? ये जियोकेमिकल साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाएगी. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट साइकिल विच इज सल्फर साइकिल. नाउ व्हाट हैपन्स इन सल्फर साइकिल? दिस सल्फर रिजर्वॉयर, जो सल्फ़र का रिजर्वॉयर है ये कहाँ होगा? सॉइल में होगा.
प्लस सेडिमेंट्स में होगा, जहाँ पे ये लॉक्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोल, ऑयल, पीट, और इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स होंगे। इनऑर्गेनिकली कहाँ कैसे, पायराइट रॉक हो गया या फिर सल्फर रॉक हो गया। और किस फॉर्म में मिलेंगे ये आपको, सल्फेट्स के फॉर्म में मिलेंगे, सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलेंगे, और ऑर्गेनिक सल्फर के फॉर्म में मिलेंगे। रिलीज़ वही सेम वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू ये रिलीज़ होंगे। वेदरिंग से क्या होगा, रॉक इरोड होगी, इरोजन होगा, इरोजन होने की वजह से रन ऑफ होगा, डिकम्पोजिशन अगर हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर का, और उसके बाद ये लैंड में या टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट या एक्वाटिक एनवायरनमेंट में जा रहा है, किसकी फॉर्म में, सॉल्ट सॉल्यूशन की फॉर्म में। अब सल्फर साइकिल जो है वो मोस्टली सेडिमेंट्री होती है, सिर्फ एक्सेप्ट ऑफ इट्स टू कंपाउंड्स, एक हाइड्रोजन सल्फाइड को छोड़ दें अगर हम, और एक सल्फ़र डाइऑक्साइड को हटा दें, तो मोस्टली जो सल्फ़र साइकिल है वो सेडिमेंट्री साइकिल में आती है। जबकि ये दोनों जो है ये ऐड करती हैं इसको गैसियस साइकिल में भी, कि ये गैसियस कंपोनेंट में है। सल्फ़र एटमॉस्फेयर में एंटर कर सकता है थ्रू वोल्केनिक इरप्शंस, फॉसिल फ्यूल के कंजम्पशन के थ्रू, या फ्रॉम सरफेस ऑफ ओशंस, या गैसेस जो रिलीज़ होती हैं डिकम्पोजिशन में। एटमॉस्फेरिक जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है ये ऑक्सीडाइज हो जाती है सल्फ़र डाइऑक्साइड में। फिर एटमॉस्फेरिक जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है ये दोबारा अर्थ में जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है रेन वाटर में। रेन वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद ये वीक सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। वीक सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा क्या होता है, अब सोर्स कहीं से भी आया हो, जो इस फॉर्म में प्लांट्स सल्फ़र कंज्यूम करते हैं वो होता है सल्फेट्स की फॉर्म में। सल्फेट्स की फॉर्म में प्लांट्स इसे यूटिलाइज़ करते हैं, और कई सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में ये यूटिलाइज होता है, इनकॉर्पोरेटेड थ्रू अ सीरीज़ ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। और फिर ये सल्फ़र में चला जाता है जिसमें अमीनो एसिड भी होता है, इनटू सल्फ़र बियरिंग अमीनो एसिड्स, जो किस में हेल्प करता है, it is incorporated in the proteins of autotrophic tissues में। फिर ये पास हो जाता है ग्रेजिंग फूड चेन में। ग्रेजिंग फूड चेन में पास होने के बाद सल्फ़र बाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सल्फ़र जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी बाउंड होता है, एंड इट इज़ कैरीड बैक टू द सॉइल इन दी वो बॉटम लेयर में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, सीज में, किसके थ्रू, या तो एक्सक्रीशन हो रहा है या डिकम्पोजिशन हो रहा है डेड ऑर्गेनिक मटेरियल का। इसके थ्रू जो सल्फ़र साइकिल है कंप्लीट होती है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। सो पहली इंपॉर्टेंस क्या है, प्लांट्स को हेल्प करती है सिंथेसाइज करने में क्लोरोफिल को नाइट्रोजन कंपाउंड से। नेक्स्ट किस में हेल्प करती है, जो इनर्ट नाइट्रोजन गैस है इनटू अ यूजेबल फॉर्म, की ऐसी नाइट्रोजन गैस जो डायरेक्टली यूज़ नहीं हो सकती थी उसे यूजेबल फॉर्म में लेके आना। दूसरा अमोनिफिकेशन के प्रोसेस में जो हेल्प करती है डिकम्पोज करने में एनिमल और प्लांट मैटर को। फिर नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जो रिलीज़ होते हैं सॉइल में, ये हेल्प करते हैं सॉइल को एनरिच करने में, जो कि कल्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। सो इट्स अ वेरी इंटीग्रल कंपोनेंट, इट इज़ ऑल्सो एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द सेल, और कई क्रूशियल कंपाउंड्स या बायो मॉलिक्यूल्स भी बनाती है ये। Basically so we talk about the सल्फर्स की अगर इम्पोर्टेंस करें तो एसेंशियल एलिमेंट है, जियोलॉजिकल प्रोसेस में हेल्प करेगी, बायो जियोकेमिकल साइकिल में करेगी, आपका वाटर क्वालिटी को इम्पैक्ट कर सकती है ये अगर कंटामिनेशन हो रहा है तो, हैबिटेबिलिटी को इफ़ेक्ट करेगी, बायोमास इंक्रीज़ हो जाता है प्लानट पे अगर सल्फर साइकिल हो रही है तो। So up till now we have discussed all of our biogeochemical cycles,
and next topic will be our ecological succession. But we'll discuss our ecological succession in our next lecture. Up till now, just revise it. Thank you. So good morning, students. Let's talk about our next topic, which is ecological succession. So now what is ecological succession? अगर हम इसकी बात करें तो ecological succession, which means that it is a process of directional change in vegetation. And how this change happens, how this succession happens, when a series of community replace one another. एक community जब दूसरी community को replace करती है, either because of larger scale destruction, जो कि एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है. एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस करेगी तब तक जब तक इट बिकम्स until and unless it becomes stable mature community. तो अगर हम बात करें अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो हम ऐसे एक टाइमलाइन बना लेते हैं कि ये टाइम इंक्रीज़ हो रहा है. तो इनिशियली क्या होगा, आपके एनुअल प्लांट्स होंगे. आफ्टर दैट देयर विल बी पेरिनियल प्लांट्स. पेरिनियल प्लांट्स के बाद देयर विल बी श्रब्स. देन देयर विल बी सॉफ्ट वुड ट्रीज which like example pine. Then there will be hardwood trees. So this is what is an example of your ecological succession. और succession जो है is a progressive series of change. हमेशा चीज़ें betterment के लिए change होती हैं और एक relatively stable climax community बन के आती है. इससे स्टेबल ये होगा, इससे स्टेबल श्रब होगा, श्रब से स्टेबल विल बी और सॉफ्ट वुड, एंड इससे स्टेबल हार्ड वुड होगा. सो हमेशा इकोलॉजिकल सक्सेशन में प्रोग्रेसिव चेंजेस देखने को मिलेंगे. अब जो यहाँ पे फर्स्ट प्लांट जो आके उस एरिया को में कॉलोनाइज करता है, दैट विल बी योर पायोनियर प्लांट्स या पायोनियर कम्युनिटी बोला जाएगा, जो फर्स्टली वहाँ पे आके उसको घेरेगा. और जो फाइनल स्टेज में सक्सेशन में आएगा, दैट विल बी योर क्लाइमेक्स कम्युनिटी, कि जो फाइनली प्लांट आएगा विल बी योर क्लाइमेक्स कम्युनिटी. और जो स्टेज दैट विल लीड टू अ क्लाइमेट कम्युनिटी इज कॉल्ड सक्सेशनल स्टेजेस और कॉल्ड सेरेस, कि जो स्टेजेस आपको क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ डिराइव करेंगी, दैट विल बी योर सक्सेशनल स्टेजेस. अब सक्सेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे रिजर्वॉयर्स से. दूसरा, डाइवर्सिटी बढ़ जाएगा ऑर्गेनिजम्स में, निश डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाएगा, ग्रेजुअल इंक्रीज होगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा फूड वेब्स का. अब दो तरीके के सक्सेशंस हम मेनली देखते हैं, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन. अगर हम प्राइमरी सक्सेशन का बात करें, सो प्राइमरी सक्सेशन अगर हम टेरेस्ट्रियल एरिया पे देखें तो जो न्यू साइट क्या होगी, फर्स्ट कॉलोनाइज्ड बाय फ्यू हार्डी पायोनियर स्पेशीज़. हार्डवुड पायोनियर स्पेशीज़ आएंगी जो कि माइक्रोब्स हो सकते हैं, लिशंस, मॉसेस हो सकती हैं. फिर उन जनरेशन्स के बाद इनका हैबिटेट ऑल्टर होगा और उनकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कंडीशंस है उसमें भी चेंज आएगा. अब ये जो न्यू कंडीशंस है ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाएंगी जिसमें एडिशनल ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर पाएँ. देन द पायनियर्स थ्रू देयर डेथ, जब ये पायनियर स्पीशीज़ की डेथ होगी, एंड एनी डिके लीव पैचेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जिसमें छोटे छोटे एनिमल्स लिव करेंगे, ये पायनियर स्पीशीज़ हैं. तो जब ये पायनियर स्पीशीज़ डेड हो जाएंगी तो ये डीके होंगी. डीके जब होंगी तो डीके मैटर पे जब डिकम्पोजिशन हो रहा होता है तब भी कुछ एनिमल्स जो इन पे थ्राइव करते हैं. फिर जो ऑर्गेनिक मैटर इन पायनियर स्पीशीज़ से प्रोड्यूस होगा, ये ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे डिकम्पोजिशन के टाइम पे, दैट विल डिज़ोल्व दी सबस्ट्रेटम एंड न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होंगे.
फिर जो ऑर्गेनिक डेब्री है ये एक्यूमुलेट होगा पॉकेट्स में, क्रेवाइसेस में, एंड प्रोवाइड सॉइल इन विच सीड्स कैन बिकम लॉज्ड एंड ग्रो। फिर एक फर्टाइल सॉइल ग्राउंड बनेगा जिसमें सीड्स ग्रो कर सकते हैं। एज द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूज टू डेवलप, जैसे जैसे ये डेवलप होगा, what will happen, it becomes more diverse, more competition will be there, and there are new openings for niche opportunities। जो पाइनियर स्पेशीज़ हैं ये डिसअपियर हो जाएंगी जैसे जैसे हैबिटेट चेंज होगा, और न्यू स्पेशीज़ आके यहाँ पे इन्वेट करेंगी। नाउ नेक्स्ट कम इज़ आर सेकेंडरी सक्सेशन। ये उस जगह पे होता है when plants recognize an area in which the climax community has been disturbed, कि एक climax community था, वो किसी भी वजह से, चाहे man made reasons के थ्रू हुआ हो या natural cause की वजह से क्या हुआ, ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी डिस्टर्ब हो गया, तो सेकेंडरी सक्सेशन जो होगा इसमें सिक्वेंशियल डेवलपमेंट होगा आपका बायोटिक कम्युनिटी का, या तो कंप्लीट या पार्शियल डिस्ट्रक्शन होने के बाद आपकी क्लाइमैक्स कम्युनिटी का जो भी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी थी या तो वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है और आइदर विल बी पार्शियली डिस्ट्रॉयड, एंड इफ बोथ either of the conditions happen, there is a chance that there will be a secondary succession. And reason can be anything. It can be floods, it can be droughts, it can be fire, forest fire, human intervention, deforestation, or whatsoever be the reason. If the climax community or the existing community is being disturbed, then there will be a chance of secondary succession. Then what is the difference between primary and secondary succession? So secondary succession happens on a well developed soil. ऐसी सॉइल पे होता है जो कि वेल डेवलप्ड है, जिस पे पहले से कम्युनिटीज़ थी बट दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, और फिर इस वजह से क्या होगा, जो सेकेंडरी सक्सेशन होगा वो फास्टर होगा, वो तेज़ी से ग्रोथ होगा वहाँ पे, बट ये चीज़ प्राइमरी में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्हें पूरा बेस सेट करना पड़ेगा। अब नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑटोजेनिक सक्सेशन एंड एलोजेनिक सक्सेशन। When succession is brought about by living inhabitants of their community itself, autogenic यानी community अपने आप succession process को follow कर रही है, but अगर वो changes outside forces की वजह से हो रहे हैं, कुछ external force लग रहा है, then it will be your allogenic succession. Autotrophic succession, what happens in autotrophic succession? Green plants पहले आके उस area को cover up करेंगे, and in a very much greater quantity. But in another point, like in autotrophic succession, what happens? Initially green plants will come, and the ones in which the heterotrophs are greater in quantity, what happens कि autotrophic and heterotrophic सक्सेशन में अगर ग्रीन प्लांट्स ज़्यादा क्वांटिटी में है, इट विल बी नोन एज ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। अगर हेट्रोट्रॉप्स ज़्यादा क्वांटिटी में है, इट विल बी हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन। तो सक्सेशन जो है वो फास्टर होगा उन एरियाज़ में जहाँ पे एग्जिस्टिंग कम्युनिटी रह चुकी है, एज़ कम्पेयर टू दोज जहाँ पे बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट होगा। सो अप टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड are like the most important things like ecological successions and our biogeochemical cycles. And now our next topic will be, we will study in details about terrestrial ecosystem, then we'll move on to aquatic ecosystem, but first we will discuss about terrestrial ecosystem. So but we will start our terrestrial ecosystem in our next lecture. The reason why I am not adding the terrestrial ecosystem in this lecture is it's a very broad topic, and in that I have to cover the forest report as well, so it will become altogether a very long lecture. So that is why we will cover that in our next lecture. Thank you.